नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप चौधरी और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी चर्चा सारे देश में है, क्योंकि ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से सारे देश में चल रही है। विपक्षी नेताओं में, पार्टियों में हाहाकार की स्थिति है और सभी, कहा जाए कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, कम से कम ईडी के मामले में। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है और एक नहीं, कई मौक़ों पे ये कह चुके हैं, शायद पार्लियामेंट में ये बोला था। तो आज का टॉपिक रहेगा इसी से मिलता जुलता, और मेरे टॉपिक का विषय है कैटेगराइजिंग इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और इंडियन ब्यूरोक्रेसी विद रिस्पेक्ट टू करप्शन, यानी कि भ्रष्ट गतिविधियों को लेकर के हम भारतीय ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये जो आज का डिस्कशन रहेगा ये मेनली ग्रुप ए सर्विसेज को लेकर के है, कोई एक विशेष सर्विस के लिए नहीं है। तमाम ग्रुप ए सर्विसेज, जिसमें आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज आ गई, सेंट्रल सर्विसेज आ गई, इंक्लूडिंग आपकी रेलवेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, इनकम टैक्स है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, तमाम सेंट्रल सर्विसेज। और इसके साथ साथ ये जो करप्शन का जो मैं इशू डील करूँगा, देखिए करप्शन एक बहुत ही सब्जेक्टिव काइंड ऑफ मैटर है। सब्जेक्टिवनेस इसमें ज़्यादा है इस विषय में। इसका जो डेफिनेशन है आपके लिए कुछ हो सकती है, बी के लिए कुछ और हो सकती है, सी के लिए कुछ और हो सकती है। तो मैं जो मुद्दा लेके चल रहा हूँ करप्शन की डेफिनेशन, वो ये है कि अमेसिंग वेल्थ डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि जो व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति, चल और अचल संपत्तियाँ उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा जो अर्जित कर लेता है, मैं इस डेफिनेशन को लेकर के चल रहा हूँ। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन है कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपके कमेंट्स को मैं वेलकम करूँगा। तो स्ट्रेट वे अपन अब चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो ये मेरा टॉपिक है दोस्तों, कैटेगराइजिंग इंडियन ब्यूरोक्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू करप्शन। और ये जो मेरा डिस्कशन रहेगा ये मेरे 35 साल का भारतीय वन सेवा की जो मेरी सेवाएं रही, भारतीय वन सेवा में, आगमुट कैडर में, चाहे वो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, टीचिंग हो, रिसर्च हो, इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, मेरे उसके आधार पे है, एक्सपीरियंस के आधार पे, जो मैंने देखा और समझा, उसके आधार पे अपन चर्चा करूँगा। देखिए, मेरे विचार से एक होते हैं कैटेगरी वन काइंड ऑफ ऑफिसर्स। कैटेगरी वन में मैं रखूँगा जो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट है। नौकरी जब वो ज्वाइन करते हैं, राइट फ्रॉम दी प्रोबेशन पीरियड, बिल्कुल वो धारणा करके चलते हैं कि भाई ईमानदारी से चलना है। तो डेड ऑनेस्ट काइंड ऑफ ऑफिसर्स। नो मिसयूज ऑफ ऑफिस फैसिलिटीज़, मान के चलते हैं सरकार जो दे रही है हमें काम के लिए बहुत बढ़िया सैलरी मिल रही है, हमें कोई भ्रष्ट तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं है। एंड दे वर्क एज पर रूल लॉ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। और पॉलिटिकल बॉसेज हों, चाहे उनके अपने बॉसेज हों, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस, सभी को रूल बताने की हिम्मत रखते हैं कि ये रूल है, ये काम इस तरह से नहीं हो सकता या ये इस तरह से किया जा सकता है। और जाहिर है इस किस्म के जो लोगों को, जो प्लान्ड काइंड ऑफ ऑफिशियल तो होंगे नहीं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इनमें कम होगी, तो वो पॉलिटिकल बॉसेस को ज़्यादा पसंद नहीं आते और उनकी फिर ट्रांसफ़र भी नेचुरली बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। तो दे रिमेन रेडी,
दे आर एवर रेडी टू सफ़र ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर। अपने पूरे सर्विस पीरियड में इसके लिए वो मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं कि आपको कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और वो बेचारे सफ़र भी करते हैं। लेकिन क्योंकि मानसिकता ऐसी है कि भाई नहीं, हमें भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाने, तो सब चलता रहता है। और जनरली उनके फैमिली मेम्बर्स भी, जो मैंने देखा है, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बंदा मानेगा तो नहीं, तो इसके साथ ही चलना पड़ेगा जैसा ये कह रहे हैं, और हमें भी करना है। और जनरली फिर फैमिली भी कहती है कि नहीं, ये आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है और इस पर आप चलिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे ऑफिसर्स की तादाद बहुत कम होती है। मेरे विचार से 10% ऑफ द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ की वो नहीं होती है। 10% भी मैं ज़्यादा ही हायर साइड में बता रहा हूँ, इससे कम ही कम ये लोग रहते हैं। तो ये तो हो गए कैटेगरी 1 टाइप ऑफ ऑफिसर्स। और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसे ही ऑफिसर्स को पसंद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में इसी तरह के ऑफिसर्स को पसंद करते हैं कि जो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हों और अपने कार्य के प्रति पूरे समर्पित हों और सिंसियर हों अपनी ड्यूटी में। तो ये हो गए कैटेगरी 1 काइंड ऑफ ऑफिसर्स। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल तो देखो बहुत सारे हैं, मैं कुछ चुनिंदा नाम रख रहा हूँ, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है। तो केवल ये मत मान के चलिएगा कि यही हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं। सबका नाम लूँगा तो ये वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कुछ के नाम गिना रहा हूँ। जो एक मुझे याद आ रहा था, 90 के दशक में GR खैरनार का नाम बहुत चला था। इनका पूरा नाम था गोविंद राघव खैरनार, और मुंबई के ये डिप्टी कमिश्नर थे, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। एक अकाउंट्स ऑफिसर के पद से ये वहाँ तक पहुँचे थे। ये डायरेक्ट, ये कोई IAS ऑफिसर नहीं थे, लेकिन बट इन द एरा ऑफ 90s ही वाज नॉन फॉर हिज अपराइटनेस एंड फियरलेसनेस। उन्होंने, ही वाज पॉपुलरली नॉन एज वन मैन डिमोलेशन आर्मी। जो उन्होंने मुहिम चलाई थी बॉम्बे में इलीगल अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन अनक्रोचमेंट को लेकर के, वो काबिले तारीफ थी। और इवन दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी वो भिड़ गए थे, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने गिराई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने इस तरह की अनक्रोचमेंट ड्राइव चला करके ज़मीन खाली करवाई थी सरकार की। और चीफ मिनिस्टर उन दिनों शरद पवार होते थे, उनसे भी वो भिड़ गए थे। नेचुरली उन्हें भी सफ़र करना पड़ा, सस्पेंड कर दिए गए, और काफ़ी मशक्क़त के बाद, हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 7-8 साल या उससे भी ज़्यादा लग गया होगा, उनको रिइंस्टेट किया गया। लेकिन वो बंदा अपने रास्ते से डिगा नहीं। तो एक मेरे दिमाग में सबसे पहले उनका नाम आ रहा, तो वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। दूसरे आते हैं अशोक खेमका, हरियाणा कैडर के ऑफिसर हैं, 1991 बैच के। अभी तक के 56 ट्रांसफ़र तो झेल चुके हैं 30 साल की सर्विस में, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो गए हों। थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो हैं, क्योंकि उन्हीं के ही कलीग हैं, मिस्टर संजीव वर्मा शायद नाम है, और उन्होंने उन पर कुछ गलत तरीके से अपॉइंटमेंट्स, कुछ रिक्रूटमेंट्स को लेकर के कुछ गवर्नमेंट को कंप्लेंट दी है। तो मामला चल रहा है, गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है। तो लेकिन बाई एंड लार्ज खेमका जी ईमानदार किस्म के ऑफिसर माने जाते हैं। इसीलिए चाहे प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट हो, उससे पहले हुड्डा सरकार थी कांग्रेस की, इनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। लाइमलाइट में आए थे रॉबर्ट वाड्रा की म्यूटेशन उन्होंने कैंसिल कर दी थी गुड़गांव में, इन भूपेंद्र हुड्डा गवर्नमेंट। तो इस तरह से उनको वो लाइमलाइट में आए। तो उनका मैं एक पढ़ रहा था, एक कहीं लेख लिखा हुआ था कि 94 में जब वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, SDM थे, हरियाणा में एक जगह है टोहाना, तो उस समय उनके डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भाई एक रैली हो रही है फला फला नेता की दिल्ली में,
तो बंदोबस्त कराना है, 100 ट्रकों का बंदोबस्त कराना है, उसमें 50-50 आदमी भर के भेजिए। तो खेमका साहब ने मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ट्रकों की का जिम्मे को जोड़ना और उसमें आदमी इकट्ठे करना, ये हमारे लायक काम नहीं है, और ये ट्रकों को तो मैं पकड़ता हूँ, ये गलत काम करते हैं तो ओवरलोडिंग के चक्कर में। तो उन्होंने मना कर दिया इस काम से, और उनका फिर रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया हेडक्वार्टर में अवर सचिव के पद पर। तो ये उन्हें शुरू से ही इनके साथ चल रहा है, और ये इस तरह के ईमानदार आदमी के साथ हमेशा होता रहता है। दूसरे ये प्रदीप कांसनी हरियाणा सिविल सर्विसेज से ये प्रमोटेड इंडक्ट हुए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर थे, और उन्होंने भी 34 साल के करियर में 71 ट्रांसफ़र झेले, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज में हो या फिर हरियाणा ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो। और आखिर के रिटायरमेंट के आसपास तो 7-8 महीने की सैलरी नहीं दी गई, क्योंकि ऐसी पोस्ट पे लगा दिया गया लैंड यूज बोर्ड में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अपनी मंथली सैलरी के लिए भी उन्होंने कैट में जाना पड़ा या हाई कोर्ट में की गुहार लगानी पड़ी। तो इस किस्म से ये लोग सफ़र करते रहते हैं, लेकिन अपने रास्ते से अलग नहीं होते, अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। चौथा नाम हमारी सर्विस का है, भारतीय वन सेवा के संजीव चतुर्वेदी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं फॉर पब्लिक सर्विस एंड इंटीग्रिटी इन गवर्नमेंट सर्विस। शुरू में हरियाणा कैडर में थे, जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई हर जगह इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को उजागर किया, बाद में दिल्ली में एम्स में उजागर किया भ्रष्टाचार को, और तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर थे सेंटर में हर्षवर्धन जी, उन्होंने उनसे हाथ जोड़ लिए कि भाई ये कहाँ से आ गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर तो संजीव चतुर्वेदी को फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट ये काडर एलोकेट करवा लिया उसने। हरियाणा सरकार ने भी खुशी खुशी बोल दिया भाई ठीक है चले जाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस तरह से चतुर्वेदी जी भी जहाँ जाते हैं अपने भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और फिलहाल शायद ये रिसर्च का चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च हल्द्वानी में है, और बढ़िया काम कर रहे हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल, ये पंजाब काडर में थी पहले आईएएस, वहाँ मोहाली में इन्होंने काफ़ी लैंड स्कैम और उजागर किए। फिर यूपी में इन्होंने रेत माफिया, जो कि आपका गंगा या यमुना रिवर हो, हिंडन नदी हो, तो उसमें काफ़ी इन्होंने काम किया, उनको पकड़वाने में, उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने में। रजनी शेखरी सिब्बल आपका हरियाणा कैडर की आईएएस हैं, शायद अब तो रिटायर हो गई होंगी, इनका बहुत बड़ा योगदान था। एक हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल हो गई थी इलीगल तरीके से टीचर्स रिक्रूटमेंट के मामले में। उसमें एक और आईएएस ऑफिसर थे मिस्टर संजीव कुमार, उनको जेल हुई। चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे थे, उनको जेल हुई। लेकिन उन्हें कहा गया, बहुत प्रेशराइज किया गया कि आप ये लिस्ट बदलिए, आपको ये हम फेवर कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो इन्हीं के कारण ये एक चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा। फिलहाल तो बाहर आ गए हम। उसके बाद नंबर आता है प्रकाश सिंह जी, इंडियन पुलिस सर्विस के फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, फॉर्मर डीजीपी आसाम, डीजीपी बीएसएफ रहे, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए माने जाते हैं, पद्मश्री अवार्ड विनर भी हैं 1991 के। और इनकी एक लास्ट 2022 में जून जुलाई के आसपास अपने भारत सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी, आप सबको मालूम है, अग्निपथ स्कीम आर्म्ड फोर्सेस के लिए। उस पर बड़ा बवाल मचा था, ओपोजिशन पार्टीज ने बहुत बवाल किया था, रेलें जला दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई। तो उसमें उन दिनों प्रकाश सिंह जी का एक आर्टिकल मैंने अखबार में पढ़ा था, कहीं व्हाट्सएप पे किसी भाई ने भेजा था, और बहुत बढ़िया एक उन्होंने कहा था कि भाई अग्निपथ स्कीम तो ऑल इंडिया सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी के लिए क्यों नहीं लागू करनी चाहिए, तभी वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनेंगे। तो मुझे इनकी ये बहुत बढ़िया लगी, ये जो आर्टिकल था, इनका सजेशन भारत सरकार को तुरंत मानना चाहिए। देखिए उनका क्या कहना है, मोटी मोटी बात मैं बताता हूँ जो उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट रिव्यू फॉर द ब्यूरोक्रेसी एट 3 स्टेजेस। फर्स्ट रिव्यू शुड बी एट द कंप्लीशन ऑफ द 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, दूसरा 25 साल के बाद और तीसरा 30 साल के बाद। 3 रिव्यू होने चाहिए ड्यूरिंग सर्विस कैरियर ऑफ ब्यूरोक्रेट। 25% यानी कि 1/4 शुड बी वीडिड आउट एट फर्स्ट स्टेज, दूसरी स्टेज में यानी कि 25 साल के बाद 10% और 30 साल के बाद 5%। और क्या ग्राउंड होने चाहिए, वीडिंग आउट ग्राउंड क्या क्या उन्होंने बताए, 4 बताए हैं। नंबर 1 पुअर परफॉर्मेंस, नंबर 2 चार्जेज ऑफ करप्शन, नंबर 3 एनी अदर सीरियस एनी अदर मिसकंडक्ट ऑफ सीरियस नेचर, और लास्ट उन्होंने बताया बीइंग फिजिकली अनफिट। देखिए फिजिकली अनफिट वाला मामला तो मैंने खुद सर्विस में देखा है कि 25-30 साल की सर्विस के बाद आधे से ज़्यादा आदतें ख़राब हो जाती हैं और फिजिकली ऑलमोस्ट अनफिट हो जाते हैं। और जो फिजिकली अनफिट है वो मानसिक रूप से अच्छे वो अनफिट वैसे ही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये कॉपर हैंडशेक, सिल्वर हैंडशेक और गोल्डन हैंडशेक का कंसेप्ट 3 स्टेजेज पे लगाया जा सकता है। और उन्होंने क्या रीज़न दिए मोटे मोटे कि भाई वाई दिस अग्निपथ स्कीम शुड बी देयर, शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। उन्होंने कहा जनरली देर इज नो प्रेशर टू परफॉर्म ऑन द ब्यूरोक्रेसी, देर इज नो इंसेंटिव टू इनोवेट। इनोवेशन वो क्यों करेगा, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। एंड देर इज नो डिजायर टू एक्सेल, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए उसकी कोई डिजायर नहीं है। देयर फोर देर इज नो अग्नि इन दम। तो इसलिए उनका ये जो आइडिया है मुझे बहुत बढ़िया लगा। रादर ये तो मोदी साहब को 2014 में इस पर गौर करना चाहिए था और अब भी समय है गौर करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे ध्यान में आ रहा है जूलियो रिबेरो का नाम, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। वैसे तो मुंबई में इन्होंने बहुत स्मगलिंग माफिया के अगेंस्ट काम किया था 80s में, और ज़्यादा लाइमलाइट में वो आए थे जब ये पंजाब का उग्रवाद पीरियड चल रहा था 80s में और 90s में। तो रिबेरो साहब का भी बहुत बढ़िया काम था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पूरे मैं यहाँ कवर नहीं कर सकता हूँ। दूसरे अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। तो ये कैटेगरी 1 थी जो कि पूरे डेडिकेटेड रहते हैं, सिंसियर रहते हैं टुवर्ड देयर ड्यूटीज और ऑनेस्ट रहते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले वो ऑफिसर्स हैं जो कि नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन से ये मान के चलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, हम तो घुसे ही इस काम के लिए, नौकरी ज्वाइन ही इस काम के लिए की है। दे एंजॉय करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस सिंस बिगिनिंग ऑफ द कैरियर। शुरुआत से ही उनके ये लक्षण भी नज़र आते हैं और वो काम करते भी रहते हैं। और किसी भी तरह के एंटी सोशल एलिमेंट से वो साठ-गांठ करने में नहीं हिचकिचाते, चाहे वो किसी किस्म का माफिया हो, अंडरवर्ल्ड हो और देश विरोधी ताकतें हों। जहां उन्हें फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो उनके साथ साठ-गांठ करेंगे, कोल्यूड करेंगे। शुरू से उनका लेवी स्टाइल ऑफ लिविंग रहता है, हमेशा गुड पोस्टिंग मैनेज कर लेते हैं, कभी कभार किस्मत खराब हो जाती है बट वेरी रेयर। और मछली जैसे पानी से बाहर आकर के तड़पने लग जाती है, तो उनकी पोस्टिंग अगर ढंग की उन्हें मन माफिक ना मिले तो कंडीशन उनकी वैसे मछली जैसी हो जाती है। और हर चीज़ को वो मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, चाहे पोस्टिंग हों, आपके उनके बॉसेज हों, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेज हों, पॉलिटिकल बॉसेज हों, कोई पॉलिसी मेकिंग हो, तो इस किस्म में चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हों, सब में वो मैनिपुलेशन में महारत हासिल होती है उनकी। और मेरे विचार से 20-25% उनकी तादाद रहती है टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ की, यानी कि 1/4 तक इस किस्म के ऑफिसर रहते हैं। और इनकी तादाद जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मैंने 35-36 साल पहले नौकरी ज्वाइन की थी और आज की जो मैं देख रहा हूँ कंडीशन, तो इनकी तादाद बढ़ रही है। उस समय 15% के आसपास रहती थी टोटल स्ट्रेंथ की, जो आज 25% तक पहुँच गई है, ऐसा मेरे को लगता है।
दूसरा एक और कैटेगरी टू में, जैसे यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस, ये मोदी सरकार आने के बाद किस तरह से स्टेप्स ले रही है। इस किस्म की जो डेडवुड है जो करप्ट लोग हैं और जो काम नहीं करना चाहते, उनको, इस किस्म की डेडवुड को उन्होंने क्लियरली कहा गया है मिनिस्ट्रीज को कि आइडेंटिफाई कीजिए, सेंटर टू ऑल कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, ये डेडवुड को आइडेंटिफाई कीजिए, देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और उन्हें लात मार के बाहर भगाइए। सिंपल फंडा है परफॉर्म और पेरिश। जैसे कि इंडियन रेलवेज में जहां मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव साहब, खुद भी बहुत काम करते हैं मोदी जी के पदचिन्हों पे चल के, और औरों से भी करवाते हैं। पिछले 16 महीने में, ये मैं रिपोर्ट देख रहा था न्यूज़पेपर में, 16 महीनों में 139 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवेज हैव बीन फोर्स टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, और उनमें से 38 तो रिमूव कर दिए गए सर्विस में से, वेरियस ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इसी तरह चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, 64 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग कमिश्नर रैंक ऑफिसर्स वर कंपल्सरीली रिटायर्ड बाय सीबीडीटी ऑन वेरियस चार्जेज ऑफ करप्शन। तो इस तरह से ये पूरे मंत्रालय में, विभिन्न मंत्रालयों में ये सफाई अभियान चल रहा है। और ये सफाई अभियान हम पिछली सरकार के पीरियड से तुलना करें तो कहीं फोर्सफुल वे में चल रहा है। और इसका इंडिकेशन करप्शन के ऊपर तो प्रधानमंत्री जी ने 2022 की जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था, उसी में बता दिया था कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जो हमारे देश में चल रहा है पॉलिटिक्स में, यही समस्याओं की बहुत बड़ी जड़ है। तो ये मुद्दा तो रहेगा। और जिस हिसाब से आजकल ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही हैं, सभी विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कभी प्राइम मिनिस्टर को, कि इनका मिसयूज हो रहा है। तो ये सब देख करके मुझे दो चीज़ों की याद आ रही है। एक तो 1975 में एक फिल्म आई थी जमीर, अमिताभ बच्चन और सायरा बानो की। 76 एकेडमिक ईयर में मैं 9th क्लास में था, 77 में मैंने 10th क्लास की थी। तो जमीर पिक्चर की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें पिक्चर तो शायद ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन उसका गाने उसके सारे बड़े फेमस थे। तो एक गाना था, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक करती आई थी कि पार्टी ए पावर में रहेगी तो बी को बचाएगी, बी पावर में आएगी तो ए को बचाएगी, यानी कि तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। लेकिन मोदी साहब ने ये रूल चेंज कर दिया, बोले ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। और इसीलिए ताबड़तोड़ ईडी की और सीबीआई की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सफाई हो रही है एकदम। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज भी चिल्लाती हैं कि भाई आप बीजेपी रूल स्टेट्स पे क्यों नहीं करते। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जब आप पावर में आए तो आप उनकी खबर लीजिएगा, तो सफाई दोनों तरफ होती रहेगी। एक बार भ्रष्टाचार की गंगोत्री सफाई हो जाएगी, और अगली टेन्योर में जब आप लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार की यमुनोत्री सफाई हो जाएगी। तो सस्टेनेबल बेसिस पे कार्यक्रम चलता रहेगा। तो डेमोक्रेसी के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। दूसरी मेरे को फिल्म याद आ रही है राउडी राठौर की, 10 साल पहले आई थी। तो राउडी राठौर में जिन्होंने देखी है ये फिल्म, मैं उम्मीद करता हूँ बहुतों ने देखी होगी। तो अक्षय कुमार जो है, जब पिक्चर शुरू होती है, पहले 15-20 मिनट का ये सीन है कि रेलवे स्टेशन पे उतरता है, वहाँ पे एएसपी लग करके आता है। देवगढ़ रेलवे स्टेशन पे जब वो उतरता है तो एक उनके गोदी में उनकी 5-6 साल की बेटी होती है, और कुछ 5-6 गुंडे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और फिर उन गुंडों की जो पिटाई करता है अक्षय कुमार, तो वो, और फिर वो गुंडे हाथ जोड़ करके चले जाते हैं कि हम अब यहाँ कभी गुंडागर्दी रेलवे स्टेशन पे नहीं करेंगे, इलीगल उगाही नहीं करेंगे। तो वो देख करके, ये सब जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई देख करके मुझे वो पिक्चर की याद आ गई कि जिस तरह से सफाई अक्षय कुमार कर रहा था, उसी तरह की सफाई अब हो रही है। क्या, चलो वो तो अब वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा।
लेकिन नीयत मोदी साहब की बिल्कुल साफ है कि जो भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी करप्शन पे बहुत कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट का ही ये डिसीजन लिया है, ये आपका 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की है, दिसंबर 2022 का ही उनका ये स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। वी होप एंड ट्रस्ट दैट द कंप्लेनेंट्स एज वेल एज सॉरी prosecution must make sincere efforts to ensure that the corrupt public servants are brought to book। तो ये भी पब्लिक सर्वेंट्स को लेकर के काफ़ी सीरियस है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा जो मैंने मेंशन किया है वो उन्होंने एक और बात कही कि डिमांड फॉर ब्राइब बाय पब्लिक सर्वेंट कैन आल्सो बी प्रूव्ड थ्रू सर्कमस्टांशियल एविडेंस इवन व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट देम। यानी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस अगर उपलब्ध नहीं है लेकिन सारे सर्कमस्टांसेस उसी ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो दैट विल इक्वली डू। और लास्ट में एक और बेंच का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी ये तो मार्च 2023 का ही डिसीजन है कि अनसेटिएटेड ग्रीड फॉर वेल्थ हैज फैसिलिटेटेड करप्शन टू डेवलप लाइक कैंसर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ओ ए ड्यूटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री टू शो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन and come down heavily against the perpetrators of the crime। तो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी दफ़ा ये कह चुका है। और जो PMLA है, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको प्रोविजंस को लेकर के 200 से ज़्यादा पिटीशंस फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हो गए 3-4 महीने इस बात को कि साहब ये PMLA तो हमारे लिए बहुत ख़राब है, तो डेमोक्रेसी को ख़राब कर देगा, हमारी हर तरह की आज़ादी को ख़राब कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल ठीक ठाक हैं PMLA के प्रोविजन, कोई इसमें कमी नहीं है। तो जिसने भ्रष्ट आचरण अपनाया है उसके लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। अब मैं चर्चा करूंगा एक और कैटेगरी है जिसको अपन सब कैटेगरी कह सकते हैं, कैटेगरी 2 की एक सब कैटेगरी है। वो उसमें इस किस्म की डेड वुड आती हैं जो जनरली स्टेट गवर्नमेंट में हमेशा पियक्कड़ टाइप की कैटेगरी, जो कि नशे के इतने आदी हैं कि ऑफिस में वो कोई काम कर नहीं सकते। जहाँ उनकी पोस्टिंग हो जाती है जिस डिपार्टमेंट में या जिस पोस्ट पर, वहाँ का जो उसका बॉस है हाथ जोड़ लेता है कि भाई इसको तो घर ही बैठा रहे तो ही ठीक है, ये ना ही आए तो ठीक है, भाई तेरी हाजिरी लग जाएगी, मेहरबानी करके ऑफिस में मत आना। क्योंकि ऑफिस में वो शोर मचाएंगे, झगड़ा क्रिएट करेंगे, अननेसेसरी पॉपुलर काइंड ऑफ सीन क्रिएट करेंगे, लोगों से लड़ेंगे, चाहे वो MLA आ जाए या कोई आम पब्लिक आ जाए या उनके कलीग हों, सबॉर्डिनेट से लड़ेंगे। तो इसलिए हर कोई उनसे दूरी बनाना चाहता है। लेकिन इस किस्म की डेड वुड भी 3-4% तक रहती हैं। लेकिन मैंने ये खास बात देखी मेरी सर्विस के दौरान कि मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ डेड वुड, जो कि पियक्कड़ टाइप के दिन में भी शराब पिए रहते हैं, वो बहुत बढ़िया ACR और APAR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, या जिसे हम एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू भी कहते हैं, बढ़िया किस्म की ACR पाते हैं। और उस आधार पे वो स्टेट सर्विसेज के हैं तो इंडक्शन भी होते मैंने देखा है ऑल इंडिया सर्विस में। तो इस मामले में तो भाई वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, उसकी उसके कारण बहुत जेनरस होते हैं वो लोग इन रिसीविंग गुड ACR। तो ये हालात भी ठीक नहीं है कि इस किस्म के लोगों को बढ़िया ACR दे करके और प्रमोट किया जाए, इन एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाए। तो इस पे भी हमें विचार करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और लास्ट एक कैटेगरी में चर्चा करूंगा, कैटेगरी 3 ऑफिसर्स। अभी तक मैंने 2 एक्सट्रीम कैटेगरी डिस्कस की, कैटेगरी 1 जो कि डेड ऑनेस्ट हैं और कैटेगरी 2 जो कि पूरे तरीके से बेईमान है। और कैटेगरी 3 जो है ये इन बिटवीन है। स्ट्रेंथ वाइज ये 60-65% रहेंगे टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ के,
और ये जनरली प्लान्ड काइंड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं। देखो, जो प्लान्ड काइंड ऑफ ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिशियंस को ज़्यादा सूट करते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज़्यादा रहती है। वैसे तो पॉलिटिशियंस को वो भी सूट कर रहे हैं कैटेगरी 2, लेकिन कैटेगरी 3 भी उनको ज़्यादा सूट कर रही है, क्योंकि कैटेगरी 2 वाला तो पॉलिटिशियन को भी बेवकूफ़ बना देगा। कैटेगरी 3 वाला कम से कम अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो उनको इतना लूट नहीं मचाएगा, पॉलिटिशियन को नहीं लूटेगा। जनरली इस किस्म के जो लोग होते हैं वो सीनियर्स को और पॉलिटिशियंस को ओबे करते हैं, क्योंकि प्लाइंट काइंड होते हैं और दोनों को खुश रखने की वो कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारा बॉस भी खुश रहे और पॉलिटिकल बॉस भी खुश रहे। लेकिन कई बार बॉस अड़ जाता है, बॉस और किसी दूसरे किस्म का होता है, तो वो पॉलिटिकल बॉस के पास सीधा पहुंच जाते हैं और वहाँ से अपना काम निकलवा लेते हैं। और बहती गंगा में मोस्ट ऑफ द टाइम वो हाथ धोते हैं, यानी कि कहीं पैसा बनाने का मौका मिलता है तो वो उससे चूकते नहीं हैं और फिलॉसफी वो धारण कर लेते हैं, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। तो दोनों किस्म का मामला वहाँ चलता रहता है, क्योंकि प्लान्ट काइंड ऑफ नेचर है, फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ नेचर है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एम्फीबियन काइंड ऑफ नेचर है, यानी कि पानी के बाहर भी वो बढ़िया सरवाइव कर जाते हैं, पानी के अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं। और ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि लाइफ पार्टनर का इन्फ्लुएंस उन पर बहुत रहता है। देखिए, किसी कहने का मतलब है कि उसकी अगर वो ऑफिसर एक मेल है, जेंटलमैन है कोई, तो उनकी पत्नी का प्रभाव बहुत रहेगा। वो पत्नी चाहे तो उसको अच्छे रास्ते पे भी डाल देती है और पत्नी चाहे तो उसे खराब रास्ते पे भी डाल देती है। जैसे कोई श्रीमती जी कह सकती हैं कि भाई मिस्टर ABC जो आपके कलीग हैं, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आपसे कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे को भी शादी करनी है, कुछ देखिए। तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा श्रीमान जो ऑफिसर हैं। लेकिन पत्नी कहे कि नहीं 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 नहीं, हमें जो मिल रहा है बहुत है, ये सब काम में नहीं पड़ना। तो वो ऑफिसर जो है वो अपने बच्चों की मानेगा और वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो मैंने देखा है कि जो पहले दो कैटेगरी मैंने बताई, देखो पहले कैटेगरी 1 वाला जो ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, सिंसियर है, वो तो अपने प्रिंसिपल का उसूलों का पक्का है, वो शुरू से करके आया है। वो जनरली पत्नियों की भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि उसूल पक्के हैं और बच्चे भी परिवार भी उसको कहेगा भाई हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके तो अपने वो पक्के उसूल हैं और बच्चों को मालूम होता है कि ये इनके असूल पक्के हैं और ये इसी रास्ते पे चलेंगे और इन्हें सपोर्ट करेंगे। कैटेगरी 2 वाले, उन्हें भी पता है कि भाई ये इन्हें तो करप्शन करना ही करना है, तो वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। लेकिन कैटेगरी 3 वाले जो हैं वो प्लायंट काइंड होते हैं, चाहे फैमिली मैटर्स हों चाहे सर्विस मैटर्स हों, वो दोनों तरफ बैलेंस बना करके चलते हैं। इसलिए मेरा जो मैंने अपनी सर्विस पीरियड में पाया है कि ये कैटेगरी जो है इनके ऊपर अपने लाइफ पार्टनर का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है और वो मानते हैं इस बात को। तो ये मेरी 3 कैटेगरी थी। हालांकि देखिए, ये टॉपिक ऐसा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक प्योर सोशल साइंस का मुद्दा है। जो मैंने सोचा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो विचार मैंने आपसे साझा किए हैं, तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। इसमें वीडियो में मैंने अपने केवल मेरी सर्विस जो 35 साल की मेरी रही भारतीय वन सेवा में, उसी का तो मैंने सारा निचोड़ लिया ही लिया है, जो मैंने लोगों को पाया, मैंने जो ऑब्जर्व किया। इसके अलावा जब मैं स्कूल लाइफ में था या कॉलेज लाइफ में था, उसका अनुभव भी मैंने यहाँ डाला है। मेरे फादर जो थे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में थे और कैटेगरी 1 टाइप ऑफ ऑफिसर थे। पॉलिटिशियन हर साल में नहीं तो 2 साल में ट्रांसफ़र कर देते थे।
इसका जीता जागता प्रूफ है कि 10वीं क्लास तक मेरे 9 स्कूल बदले गए, क्योंकि हर साल या दूसरे साल में ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो हम भी साथ साथ चलते थे। मेरी मदर मेरे फादर को बहुत सपोर्ट करती थी कि नहीं नहीं नहीं, गलत काम कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोग साथ जाते थे और सब करते थे। हालांकि नए स्कूल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता था। उस समय हम देखते थे कि फादर के जो कलीग हैं, उनके जो यार दोस्त हैं, वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, हमारी कैसी है। तो ये सारा अनुभव मेरा उस समय का भी मैंने इसमें डाला है अपने वीडियो में, और अपनी सर्विस पीरियड का तो डाला ही है। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे स्कूल से। देखिए, 9th और 10th मैंने फॉर्चुनेटली एक ही स्टेशन से किया। ये मेरा हिंदी मीडियम का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, सिंपल। इसके दरवाजे से ही पता लग रहा है, बिल्डिंग से ही देखने से लग रहा है, राजकीय उच्च विद्यालय सीही सेक्टर 7 फरीदाबाद। ये सीही वहाँ एक गांव है बगल में, तो उस गांव का और सेक्टर 7 का कंबाइंड स्कूल है ये। और सीही गांव जो फेमस है वो संत सूरदास के लिए है। संत सूरदास का की जन्मस्थली है, जो कि हिंदी साहित्य के ब्रिज भाषा के बहुत बड़े कवि रहे हैं। कृष्ण लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, हालांकि वो आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने लिखा है कृष्ण लीलाओं को कि जैसे जो एक आंख वाला ही कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा मेरा स्कूल था। और इतना से ये उस समय वहाँ बेंच कुर्सी भी, टेबल चेयर भी मौजूद नहीं थे, और हम लोग 9th 10th में ये इस तरह के जूट मैट पे बैठा करते थे। ये बिछा दिए जाते थे एक रूम में 3 4, और उसमें लाइन में बैठ जाते थे, और क्लास ख़त्म होने के बाद लपेट के रख दिए जाते थे, और कमरे की सफाई हो जाती थी। तो इस तरह का ये मैं आपका ये मेरा स्कूल का मैंने आपको दिखाया। चलिए, तो ये मेरा वीडियो था। कमेंट्स का आपका इंतज़ार करूँगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन जनरल तो मैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैंडिडेट्स के लिए लिखता रहता हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, और फ्यूचर में भी आता रहेगा। तो नमस्कार।